गांव का नाम धनपुर था, मगर यहाँ सिर्फ नाम का ही धन था। असली दौलत कुछ गिने चुने लोगों के पास थी और उनमें सबसे बड़ा नाम था धर्म। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसकी हुकूमत सी चलती थी। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई रघु, जो मेहनती और ईमानदार किसान था लेकिन गरीब था। रघु दिन रात खेतों में पसीना बहाता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था। उसके पास 5 बीघा जमीन और एक छोटा सा कच्चा मकान था। यही उसकी दुनिया थी। रघु दिन ढलने को आई, अब तक खेत से कुछ लेकर नहीं आए। चूल्हे पर बस थोड़ी सी ही दाल बची है। गौरी, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। सोच रहा हूँ किसी से कुछ उधारी ले लूं। उधारी? पहले ही हमारे सिर पर साहूकार का कर्ज है और धर्म भी बार बार तकादा करता है। तुमने जो थोड़ा कर्ज लिया था उसकी वजह से तो वो रोज मुझे ताने मारता है आकर। जानता हूँ, लेकिन मैं मेहनत करके चुका दूंगा। धर्म मेरा भाई है, वह कुछ गलत नहीं करेगा। भाई? वो कब का भाई होना छोड़ चुका है रघु। उसे बस तुम्हारी जमीन और घर चाहिए। धर्म, तेरे भाई को देख, दिन रात खेतों में मरता है, मगर पेट भरने को ठीक से रोटी तक नहीं होती। यही तो उसकी बेवकूफी है। वो सोचता है मेहनत से अमीर बनेगा और मैं सोचता हूँ दिमाग से। फिर कब ले रहा है उसकी जमीन? जल्दी ही। मैंने उसे कर्ज के जाल में फंसा दिया है। जब वो चुका नहीं पाएगा तो उसकी जमीन अपने नाम करवा लूंगा। और अगर वो मना कर दे? तब पंचायत और गांव वाले मेरा साथ देंगे। आखिर पैसा बोलता है। पंचायत के सरपंच जी, ये रघु कर्ज लेकर चुका नहीं रहा। मेरे पास इसके दस्तखत वाले कागज हैं, मगर मैंने तो इतना बड़ा कर्ज लिया ही नहीं। झूठ मत बोल रघु। अगर कर्ज नहीं लिया तो कागज पर तेरा नाम कैसे है? रघु, अगर दस्तावेज पर तेरे ही नाम है तो तुझे कर्ज चुकाना होगा। पर मैं कहां से लाऊं इतनी बड़ी रकम? बहुत आसान है। तेरा घर और जमीन दे दे और कर्ज की चिंता भूल जा। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे, मगर कोई भी रघु के पक्ष में खुलकर नहीं बोला। ठीक है, मैं हार गया। हमने अपनी सारी मेहनत इस घर में लगाई थी, अब हम कहाँ जाएंगे रघु? कुछ नहीं बचा गौरी, हमें गांव छोड़कर जाना होगा। पिताजी, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। धर्म ने आपके साथ अन्याय किया है। बेटा, गांव के लोग भी उसी के साथ हैं। हमारा सच यहाँ कोई नहीं सुनेगा। चलो कहीं और जाकर मजदूरी कर लेंगे, मगर यहाँ अब रहना नामुमकिन है। रघु गौरी अपनी टूटी फूटी पोटली उठाकर गांव छोड़कर चली जाते हैं। पीछे सिर्फ उनकी यादें बची थी और धर्म की हंसी गूंज रही थी। गांव छोड़ने के बाद रघु और उसका परिवार शहर में मजदूरी करने लगा, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। रघु बूढ़ा हो चला था और उसकी पत्नी गौरी की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। उनका बेटा सुरेश, जो एक फैक्ट्री में काम करता था, दूर रहने की वजह से परिवार की हालत से अनजान था। मगर अब उसे अपने पिता की हालत पता चली तो उसके अंदर एक आग सी भड़क उठी। एक पतली गली में एक टूटी फूटी झोपड़ी। सुरेश घर में दाखिल होता है, जहाँ रघु अपनी चारपाई पर बैठा है। गौरी कोने में खांस रही है। पिताजी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? माँ की तबीयत भी इतनी खराब क्यों है? बेटा, अब बूढ़ा हो गया हूँ और तेरी माँ की तबीयत भी काम करते करते खराब हो गई। मगर ये हाल हुआ कैसे? आपके पास तो गांव में जमीन थी, घर था, फिर ये झोपड़ी क्यों? बेटा, तेरा चाचा धर्म हमें बर्बाद कर चुका है। हमारी जमीन और घर सब हड़प लिया और गांव वालों ने कुछ भी नहीं किया। क्या? वो आदमी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर गया और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं? बेटा, तुझसे क्या कहते, तू भी परेशान हो जाता। और वैसे भी गरीबों की आवाज कौन सुनता है? अब सुनेगा पिताजी, मैं गांव लौटूंगा
और सबका हिसाब लूंगा। मैं आपके साथ हुआ अन्याय दुनिया को दिखा कर रहूंगा। सुरेश गांव पहुंचता है। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगते हैं। कोई खुलकर उसका साथ नहीं देता, क्योंकि धर्म का डर उनके दिलों में बस चुका है। देखो तो, रघु का लड़का वापस आ गया। अब क्या करेगा? धर्म को ये बात पसंद नहीं आएगी। सुरेश को संभल कर रहना चाहिए। सुरेश सीधे अपनी पुरानी जमीन की तरफ बढ़ता है। वहाँ अब एक बड़ा पक्का मकान खड़ा था और अंदर से ठहाकों की आवाज आ रही थी। धर्म मौज से बैठा था। धर्म, बाहर आ। अरे, ये तो हमारा भतीजा है। शहर से इतना जल्दी लौट आया। तूने मेरे पिता के साथ धोखा किया, हमारी जमीन हड़प ली। बेटा, जो तेरा था ही नहीं, उसे मैंने लिया तो क्या गलत किया। और अब अगर तू ज्यादा उछलेगा तो तेरा भी हाल तेरे बाप जैसा ही होगा। गांव वाले ये सब सुन रहे थे, मगर कोई कुछ कहने को तैयार ही नहीं था। तुम सब चुप क्यों हो? क्या तुम्हें यह अन्याय नहीं दिखता? बेटा, हम तेरे साथ हैं, मगर धर्म बहुत ताकतवर हो गया है। वो पैसे से सबको खरीद लेता है। और कुछ नहीं कर सकते, समझा? चल निकल यहाँ से। सुरेश गुस्से से मुंह फेरता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। सुरेश गांव के पुराने बुजुर्गों से, कचहरी से और पुराने दस्तावेजों को खंगालने लगता है। वो हर जगह कोशिश करता है, मगर धर्म की पहुंच इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसे खुलकर मदद देने को तैयार ही नहीं था। मेरे पिताजी ने तो इतना बड़ा कर्ज लिया ही नहीं था, फिर दस्तावेजों में यह कैसे लिखा है? वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामधन काका के पास जाता है, जो सब कुछ जानते थे। काका, आपको सब पता है ना? क्या सच में मेरे पिता ने इतना बड़ा कर्ज लिया था? बेटा, तेरे पिता बहुत ईमानदार आदमी थे, मगर धर्म ने दस्तावेजों में हेर फेर करवा दिया था। यानी मेरे पिता के दस्तखत भी नकली थे? हाँ बेटा, धर्म ने पंचायत और गांव के बड़े लोगों को पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि तेरे पिता का साथ दे सके। सुरेश की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल उठी। उसे अब समझ आ गया था, वो एक सोची समझी साजिश थी। सुरेश पंचायत में सबूतों के साथ पहुंचता है, लेकिन वहां भी धर्म की ताकत का असर था। यह देखो, मेरे पिता के दस्तखत नकली हैं। पंचायत ने एक निर्दोष आदमी से उसकी जमीन छीन ली। अच्छा, तो ये नकली कागज लेकर मुझे डराने आया है? सुरेश, हमें और सबूत चाहिए। और वैसे भी यह पुराना मामला है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यह अन्याय है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? गांव वाले चुप थे। कोई भी खुलकर सुरेश का साथ देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। देख लिया बेटा, सब मेरे साथ हैं। तेरी लड़ाई बेकार जाएगी। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो जानता था कि अगर सीधा रास्ता काम नहीं करता तो उसे कोई और तरीका निकालना होगा। गांव में सुरेश की कोशिशों के बावजूद पंचायत और अधिकारी अभी भी धर्म के प्रभाव में थे। सीधा रास्ता काम नहीं कर रहा था। अब उसे कुछ चालाकी से काम लेना था। उसने सोचा, अगर सच्चाई से कोई नहीं डरेगा तो अफवाह से ही सही। अरे भाई, सुना तुमने? सरकार अब पुराने जमींदारी केस फिर से खोल रही है। क्या? कौन बोला तुझसे? मेरा एक दोस्त कचहरी में काम करता है। उसने बताया कि जिन लोगों ने फर्जी कागजों में जमीन हथियाई थी, उनके खिलाफ अब नए आदेश आने वाले हैं। अरे, अगर ऐसा हुआ तो धर्म का भी पर्दाफाश हो सकता है। हाँ, सरकार गुप्त रूप से लोगों से पुराने सबूत इकट्ठा कर रही है। जिन्होंने किसी की जमीन हड़पी, वो बच नहीं पाएंगे। धीरे धीरे ये बात गांव में फैलने लगी। हर कोई फुसफुसाने लगा, सरकार पुराने केस खोल रही है। ये कौन अफवाह फैला रहा है कि सरकार
पुराने जमींदारी केस खोल रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी आदेश आया है, मगर अफवाहें भी खतरनाक हो सकती है। अगर ये खबर सच हुई तो मेरी जमीन मुझसे छिन जाएगी। तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं से असली दस्तावेज निकले तो मामला बिगड़ सकता है। मैं किसी भी कीमत पर अपने खिलाफ सबूत नहीं निकलने दूंगा। काका, अगर सरकार पुराने मामलों की जांच कर रही है तो हमें तैयार रहना चाहिए। क्या आप पंचायत से मेरी मदद की अपील करेंगे? बेटा, अगर सच में सरकार कुछ करने वाली है तो हमें पंचायत में यह मुद्दा उठाना चाहिए। हाँ, अगर धर्म ने गलत किया है तो उसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। धीरे धीरे पंचायत के कुछ लोग सुरेश के साथ आने लगे। वे समझ चुके थे अगर धर्म पकड़ा गया तो गांव के बाकी लोग भी उसकी धौंस से बच सकते हैं। साहब, क्या आप बता सकते हैं कि कोई जमींदारी वाले केस दोबारा खुले हैं क्या? तुम्हें किसने बताया? सुना है बस। अगर ऐसा है तो मैं अपने पिता के मामले में आवेदन देना चाहता हूँ। अभी तो ऐसा कोई आदेश नहीं आया, मगर अगर तुम्हारे पास सबूत है तो तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो सकती है। सुरेश मुस्कुराता है। उसकी अफवाह ने काम करना शुरू कर दिया था। सरकारी दफ्तर में भी ये चर्चा शुरू हो गई थी। ये क्या हो रहा है? गांव में इतनी हलचल क्यों है? वो धीरे धीरे धर्म के कमरे के बाहर पहुंचती है, जहां वो अपने लोगों से बात कर रहा था। अगर सुरेश कोई कागज निकालता है तो मुश्किल हो जाएगी। यानी सच में कुछ गड़बड़ है? क्या मेरे पति ने वाकई गलत किया? सुरेश दरवाजा खोलता है। बाहर धर्म के आदमी खड़े थे। एक आदमी आगे बढ़ता है। धर्म भैया कहते हैं कि ज्यादा उछल कूद मत कर, नहीं तो बुरा होगा। जाओ और अपने मालिक से कहो कि अब खेल शुरू हो चुका है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। गुंडे हंसते हैं, मगर जब सुरेश उनकी आंखों में सीधा देखता है तो वे पीछे हट जाते हैं। वो अब एक कमजोर किसान का बेटा नहीं था। वो न्याय के लिए लड़ने वाला इंसान बन चुका था। सुरेश अब हार मानने वाला नहीं था। वो जानता था अगर उसे अपने पिता का हक वापस लेना है तो उसे कुछ ठोस सबूत जुटाने होंगे। अफवाहों से काम नहीं चलेगा। अब सच्चाई का खुलासा जरूरी था। काका, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोल बेटा, क्या बात है? मैंने सुना है कि जब मेरे पिता की जमीन का बंटवारा हुआ था तब आप पटवारी थे। क्या आपको कुछ याद है? बेटा, उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। तेरे पिता के हिस्से की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया गया था, मगर मैं कुछ कर नहीं पाया। क्या कोई दस्तावेज अब भी बची है? कुछ भी जिससे हम ये साबित कर सके कि मेरे पिता को धोखा दिया गया है? कुछ रिकॉर्ड अभी भी तहसील में हो सकते हैं, और मेरे पास कुछ पुराने कागज भी हैं जो मैंने छुपा लिए थे, क्योंकि मुझे धर्म पर भरोसा नहीं था। सुरेश की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार कोई ठोस सबूत मिलने की उम्मीद दिखी। देख बेटा, ये रहा असली कागज। इसमें तेरे पिता के अंगूठे का निशान असली नहीं बल्कि किसी और ने लगवाया था। यानी मेरे पिता को बिना बताए ही जमीन बेच दी गई? हाँ, और उस वक्त जो गवाह बनाए गए थे उन्हें धर्म ने धमकाया था। अगर हम उन्हें मना सकें तो तेरे पिता की बेगुनाही साबित हो सकती है। सुरेश अब और जोश में आ चुका था। वो जानता था कि अब ये लड़ाई जीतने वाला है। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि सुरेश ने अपने पिता की जमीन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरेश आगे बढ़ता है, हाथ में दस्तावेज लिए हुए। मेरे पास सबूत है कि मेरे पिता से धोखा किया गया। ये रहे असली दस्तावेज जिनमें झूठे अंगूठे के निशान हैं। गांव में हलचल मच जाती है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, बातें बनाने लगते हैं। ये सब झूठ है। ये दस्तावेज फर्जी हैं। अगर ये फर्जी हैं
तो हम तहसील में इसकी जांच करवा सकते हैं। गांव में दो फाड़ हो जाते हैं। कुछ लोग धर्म के पक्ष में तो कुछ सुरेश के समर्थन में आ जाते हैं। हाँ, पंचायत को जांच करवानी चाहिए। बेकार की बात मत करो, धर्म भाई ने हमेशा गांव की भलाई की है। बहस तेज हो जाती है, माहौल गरमाने लगता है। पंच कुछ देर तक सब सुनते रहते हैं, फिर हाथ उठाकर सबको चुप कराते हैं। शांति रखो, मामला बड़ा है, हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। देखो, अगर ये मामला पंचायत में लंबा चला, अच्छा यही होगा कि तुम लोग मेरे पक्ष में गवाही दो, बदले में तुम्हें इनाम मिलेगा। कुछ लालची गांव वाले पैसे देकर मुस्कुराते हैं, मगर कुछ संकोच में पड़ जाते हैं। ये गलत हो रहा है। धर्म घूर कर देखता है और मोहन चुप हो जाता है। अब लालच और ईमानदारी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अगले दिन पंचायत फिर से इकट्ठा होती है। सुरेश और रघु उम्मीद से बैठे हैं, वहीं धर्म आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा है। हमने दोनों पक्षों की बातें सुनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म ने गलत किया, कुछ लोग उसके समर्थन में हैं। ऐसे में बिना ठोस गवाहों के फैसला देना मुश्किल है। सुरेश चौंक जाता है। वो सोच रहा था आज न्याय मिलेगा, मगर मामला और उलझ गया। मगर मेरे पास असली दस्तावेज हैं। दस्तावेज जरूरी हैं, मगर गवाहों के बिना हम धर्म को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसलिए हम इस मामले की तहसील में जांच करवाएंगे। तब तक कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता। धर्म चैन की सांस लेता है, मगर सुरेश समझ जाता है ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली जंग तो अब शुरू हुई है। धर्म जानता था अगर उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो वो हार जाएगा। उधर सुरेश भी समझ चुका था सिर्फ दस्तावेज और कानून से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। गांव वालों को भी उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये सिर्फ उसके पिता रघु की जमीन का मामला नहीं था, ये न्याय अन्याय की लड़ाई बन चुकी थी। देखो भाइयों, मैं नहीं चाहता कि गांव में लड़ाई झगड़ा हो। पंचायत को शांति बनाए रखनी चाहिए, है ना? हाँ, पर इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है। गांव बंट चुका है। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे साथ रहो। मैं हमेशा गांव की भलाई के लिए काम करता आया हूँ और करता रहूंगा। ये लो, ये बस एक छोटी सी भेंट है। कुछ पंचायत सदस्य लालच में आ जाते हैं, मगर कुछ झिझकते हैं। मगर सुरेश के पास दस्तावेज हैं। दस्तावेज से क्या होता है? फैसला पंचायत देती है, ना कि कागज के टुकड़े। तुम बस मेरा साथ दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पंचायत के कुछ लोग पैसे लेकर हामी भरते हैं, मगर कुछ अब भी असमंजस में हैं। भाइयों, मेरे पिता ने हमेशा इस गांव की सेवा की, मगर आज वो बेघर हैं। अगर आज तुमने अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कल कोई भी किसी की जमीन छीन लेगा। गाँव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, कुछ सहमति में सिर हिलाते हैं। हाँ, ये सच है। धर्म ने और भी कई लोगों को डराकर उनकी जमीन हड़पी है। मगर धर्म ताकतवर है। अगर हमने उसका विरोध किया तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम सब एक साथ खड़े होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमें दबाने की। गांव में हलचल मच जाती है। धीरे धीरे लोग सुरेश के समर्थन में आने लगते हैं। कब तक झूठ और लालच से अपनी जिंदगी चलाओगे? तुम्हारी वजह से पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया है। तुम औरतों को राजनीति समझ नहीं आती। ये सब ताकत का खेल है। ताकत नहीं, ये पाप है। गांव की औरतें अब मेरा भी साथ देने को तैयार है। हम तुम्हारे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। धर्म पहली बार थोड़ा घबरा जाता है। अगर उसकी पत्नी उसके खिलाफ हो गई तो मामला और बिगड़ सकता है। गांव में धर्म की इज्जत गिरने लगती है। गली में कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। सुना है कि धर्म ने पंचायत को पैसे दिए हैं। अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सुरेश के पास असली दस्तावेज हैं। धर्म भाई की करतूतें अब सबके सामने आ रही है। हम औरतें भी अब चुप नहीं बैठेंगी। धीरे धीरे गांव में धर्म की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। लोग अब खुलेआम उसके खिलाफ बोलने लगते हैं।
साहब, मेरे पिता को धोखे से उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया था। ये देखिए, असली कागज। यह गंभीर मामला है। हमें गांव में जाकर जांच करनी होगी। अगर जल्दी जांच नहीं हुई तो फिर न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, हम कल ही गांव आएंगे। सुरेश को अब उम्मीद की किरण दिखने लगी थी। अगले दिन गांव की चौपाल में फिर से पंचायत बैठी। इस बार सरकार के अधिकारी भी मौजूद हैं। गांव वाले बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। सुरेश ने सरकार से जांच करवाने की मांग की थी। अब तहसील के अधिकारी हमें बताएंगे कि असली दस्तावेज क्या कहते हैं। अधिकारी आगे बढ़ता है, हाथ में पुराने रजिस्टर लिए हुए। रघु की जमीन गलत तरीके से धर्म के नाम कराई गई थी। अंगूठे के निशान फर्जी हैं और गवाहों को डराकर चुप कराया गया था। गांव में हंगामा मच जाता है। कुछ लोग धर्म को घूरने लगते हैं, कुछ गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। अब क्या बचा है तुम्हारे पास धर्म? सच्चाई सामने आ चुकी है। धर्म अब हक्का बक्का खड़ा है। उसकी चालें नाकाम हो चुकी थी। सुरेश और रघु के चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आता है। धर्म का खेल खत्म हो चुका था। अब उसके पास कोई बहाना, कोई चाल बाकी नहीं थी। गांव की पंचायत, गांव वाले, सरकार सब उसकी सच्चाई जान चुके थे। आज पहली बार उसके चेहरे पर डर और हार साफ दिखाई दे रही थी। गांव की चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। पंचायत के बुजुर्ग खड़े हैं, तहसीलदार भी वहां मौजूद है। धर्म सिर झुकाए बैठा है। सुरेश और रघु एक कोने में खड़े हैं, आंखों में उम्मीद की चमक लिए हुए। धर्म, तुम्हारी चालाकियां अब सबके सामने आ चुकी हैं। सरकार के दस्तावेज बताते हैं कि तुमने रघु की जमीन धोखे से हथियाई थी। अब क्या कहना चाहते हो? धर्म चुप रहता है, सिर झुकाए। गांव वाले उसकी तरफ गुस्से से देख रहे हैं। बोलो धर्म, अब तुम्हारी जुबान क्यों बंद हो गई? मुझसे गलती हो गई। गांव में हलचल मच जाती है। सभी एक दूसरे को देखते हैं। पंचायत का फैसला है कि धर्म को तुरंत रघु की जमीन लौटानी होगी और भविष्य में किसी के साथ भी ऐसी धोखाधड़ी नहीं होगी। गांव वाले तालियां बजाते हैं, कुछ खुशी से नारे भी लगाने लगते हैं। धर्म धीरे धीरे पंचायत से उठता है। उसके चेहरे पर हार और अपमान की लकीरें साफ दिख रही है। कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं। बड़ा बना फिरता था, देखो आज सच्चाई ने इसे कैसे झुका दिया। गांव को लूटने चला था, अब खुद ही लूट गया। धर्म गली से गुजरता है, लेकिन अब कोई उससे सम्मान से नहीं देखता। गांव के लोग उसकी तरफ घृणा से देख रहे थे। वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ता है, मगर हर कोई उससे मुंह फेर लेता है। गांव के बाहर सुरेश और रघु अपनी पुरानी जमीन पर खड़े हैं। तहसीलदार और पंचायत के कुछ लोग वहां मौजूद हैं। एक सरकारी अधिकारी कागजों पर दस्तखत करवा रहा है। अब ये जमीन और घर फिर से रघु के नाम है। ये सिर्फ जमीन नहीं, मेरी इज्जत थी, मेरा सम्मान था, जो आज वापस मिल गया। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। कुछ लोग नारे लगाने लगते हैं। सच की जीत हुई, अन्याय हारा। रघु भावुक होकर अपने बेटे सुरेश को देखता है। उसकी आंखों में गर्व और आंसू हैं। सुरेश आगे बढ़ता है और अपने पिता को गले लगा लेता है। बाबा, अब हम मेहनत से अपनी नई दुनिया बसाएंगे। अब कोई हमें लूट नहीं सकेगा। बेटा, तूने मेरे लिए जो किया वो कोई सगा बेटा भी नहीं करता। मैं तुझ पर गर्व करता हूँ। धर्म अपने घर पहुँचता है, लेकिन जैसे ही अंदर घुसता है, देखता है उसकी पत्नी माया और उसके बच्चे अपना सामान बांध रहे हैं। माया, ये सब क्या कर रही हो? मैं जा रही हूँ धर्म, तुमने अपनी लालच में सब कुछ खो दिया। इज्जत, रिश्ते, परिवार। अब मेरे बच्चों को तुम्हारे साथ नहीं रहना है। धर्म हक्का बक्का रह जाता है। उसके बेटे उसकी तरफ देख भी नहीं रहे और माँ के साथ घर से बाहर चले जाते हैं। धर्म अकेला ही रह जाता है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। कुछ दिन बाद गांव का माहौल बदल चुका है। सुरेश और रघु अपनी जमीन पर काम कर रहे हैं। गांव वाले एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब हमारे गांव में कोई लालच और बेईमानी नहीं करेगा।
सही कहा, अब हमारे बच्चे सच्चाई और मेहनत की राह पर चलेंगे। सुरेश अपने खेत से देखता है। उसे गांव के बदले माहौल पर काफी गर्व महसूस होता है। धर्म की लालच ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसने दूसरों को धोखा दिया। आखिर में वो खुद अकेला और अपमानित रह गया। दूसरी ओर सुरेश और रघु की सच्चाई और ईमानदारी ने उन्हें सम्मान और खुशी दी। इस गांव ने अब एक नई सीख ले ली थी। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सच्चाई की जीत निश्चित होती है।